नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको देश के समाचार की तरफ से मुंशी प्रेमचंद जी के पैतृक निवास देख सकते हैं कि ये मुंशी प्रेमचंद जी की स्मारक लमही है जो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बनाई गई है। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रेमचंद जी की स्मृतियों में यहाँ की सरकार ने कार्य किया है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे उनका एक पुस्तकालय बनाया गया है और पुस्तकालय में उनकी जितनी भी कहानियाँ हैं वह सब यहाँ पर क्रमशः लगाई गई है। आप देख सकते हैं मंगलसूत्र, दो बैलों की कथा, यह प्रेमचंद जी की पुरानी तस्वीर जो 1921 की तस्वीर है, आप उसे देखिए। उसके नीचे आप देखिए यहाँ पे उनकी जो कहानियाँ हैं उन कहानियों को या अन्य जो लेखक हैं उनकी कहानियों को संग्रह को भी रखा गया जो प्रेमचंद के समकालीन रहे हैं। हम देखते हैं प्रेमचंद जी जब सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहे थे तो उस समय की उनकी यह तस्वीर, क्योंकि जहां वो काम कर रहे थे यहाँ उन्हें 18 रुपये तनख्वाह मिलती थी महीने की, मगर उन्होंने इस सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद का त्याग कर दिया। कारण यह था कि वह अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाया गया स्कूल था और उस समय गांधी जी इसका बहिष्कार कर रहे थे, तो प्रेमचंद जी ने भी अपनी उस नौकरी को छोड़ दिया। आइए हम कमरे में चलते हैं, देखते हैं यहाँ भी प्रेमचंद जी के कुछ चीज़ों को रखा गया है, उनकी पुरानी तस्वीरों को। जैसे हम देख सकते हैं यह प्रेमचंद जी की 1924 की तस्वीर है। यह प्रेमचंद जी 1924 में किस प्रकार से युवा प्रेमचंद जी हमें दिखलाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने जो किताबों में देखा है वह ज़्यादातर मुंशी प्रेमचंद जी हमें प्रौढ़ अवस्था में, हमें वृद्ध रूप में दिखाई दिए हैं, मगर जब हम यहाँ देखते हैं तो यह सारी चीज़ें हमें स्मारक में कितने अच्छे से देखने को मिलती हैं। यहाँ देखिए आप सब उनकी कहानियों को रखा गया है। ऊपर की तस्वीर में मैं दिखाना चाहूँगा, कृपया इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको प्रेमचंद जी का फटा हुआ जूता दिखाई पड़ रहा होगा। यह जब प्रेमचंद जी को तस्वीर लेनी थी तो इस तस्वीर के लिए उन्होंने किसी से जूते मांगे थे, वो उनके पास स्वयं के लिए जूते भी नहीं थे और कितनी सादगी से पत्नी के साथ फटे हुए जूते में बैठे हैं। जबकि लोग कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पर लिखा है प्रेमचंद जी के फटे जूते, व्यंग्यात्मक लिखा है, क्योंकि प्रेमचंद जी को सादगी भरा जीवन जीना पसंद था, उन्हें दिखावे का जीवन पसंद ही नहीं था। इसलिए तो मुंबई जैसे शहर को छोड़कर वह पुनः लमही की तरफ अग्रसर होते हैं। यह गाँव की नदियाँ, पास में देखिए तालाब है जहाँ वो बैठकर इन चीज़ों को लिखा करते थे। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात यहाँ पे कही है, दिल से समाज की सेवा करेंगे तो मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी हमारे पांव चूमेगी। आज पूरा विश्व उनके पांव चूम रहा है। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इसी प्रतिक्रिया का परिणाम है कि प्रेमचंद जी ने 323 कहानियाँ लिखी हैं। आगे हम चलते हैं इनके दूसरे पुस्तकालय में और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने आगे दर्शाया है हुए हैं। उनकी कलम को देखिए। प्रेमचंद जी प्रारंभ में उर्दू में ही लिखा करते थे, बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया है। यह देखिए किस प्रकार से वो डूब चुके हैं कहानियों में। यह आप देख सकते हैं उनकी प्रेमचंद जी की अनेकों पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं, जिन्हें हमने बड़ी बड़ी कहानी संग्रह में छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ी हैं, मगर आप देख सकते हैं वह एक एक कहानियाँ यहाँ पर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रखा है और यह बहुत ही दुर्लभ है, शायद ये कहीं देखने को मिलेगा। यह तो हमारा सौभाग्य है कि हम इसे देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने अब तक सिर्फ सुना है और जाना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देश के समाचार की तरफ से आज हम प्रेमचंद की स्मारक लमही में आए हुए हैं और यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, संरक्षक हैं, उनसे हम एक मुलाकात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? मैं सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी, लमही, वाराणसी। धन्यवाद। आज हम सुरेश चंद्र दुबे जी से प्रेमचंद के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस स्मारक की स्थापना कब की गई और किसने की थी? जी, ऐसा है कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सन 1959 में आए थे, इसकी स्थापना की। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कि ये स्मारक जो है, इसका मकान था, इसको हटा करके इसको स्मारक का रूप दे दिया गया और फिर तब से जो है कि अपना रूप बदलता रहता है, चलता रहता है। अच्छा, धन्यवाद। इन्होंने बताया कि इसे इनके जो घर था उसे स्मारक का रूप दिया गया। क्या ये उन्हीं की सोच थी, राष्ट्रपति जी की सोच थी?
नहीं, ऐसा है कि देखिए प्रेमचंद इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि आज उनके लिए तो जो है कि बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन मैं परिचय यहाँ से जो है कि देना चाहूँगा कि अभी तक आप किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव आजमगढ़ रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर पहुंच चुके हैं। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर रह रहा था। ये हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था, ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी तो चुनौतियों में ही पैदा हुए और चुनौतियों में पले और चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के सामने चुनौतियां छोड़ करके गए हैं। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती रही होगी? सच्चाई यह है कि जिस समय प्रेमचंद जी पैदा हुए कि एक रूढ़ी लेकर के पैदा हुए कि जो है कि गांव में कहावत कहते हैं कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो कुल का सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश उस अंधविश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला स्थान सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। लेकिन लोग सोच चुके थे कि लगता कि इस अंग्रेजों से तो अब हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने वह स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े और प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बन करके शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के चुनाव शुरू किया। तो देश के आज़ादी के लिए उन्होंने लिखा सोजे वतन, वो 5 कहानियों का संग्रह है जिसमें कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मकसूर, यही मेरा वतन है, शो का पुरस्कार, सांसारिक देश प्रेम। पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला करके रख दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि रही तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने जो है बेग देखा तो जान गए कि अब हमारे देश को आज़ाद होने से कोई नहीं रख सकता। फिर यहीं से प्रेमचंद जी ने जो है उपन्यास का सिलसिला शुरू किया, जिसमें कि 15 उपन्यास लिखे, जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगल सूत्र अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। मौत ने किसको छोड़ा है? प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो वह थे प्रेमचंद। सच्चाई तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गाँव का देश है, हमारे भारत की आत्मा गाँव में बसती है। प्रेमचंद जी गांव में पैदा हुए, यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा कि अगर यह स्थिति है तो हमारे भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। फिर यहीं से प्रेमचंद जी को देखा जाए तो समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। यहीं से जो है कि उन्होंने जो है 15 उपन्यास, 3 नाटक, करबला संग्राम, प्रेम की बेदी और 400 के करीब जो है कि उन्होंने कहानियाँ जो है कि लिखी है, विदेशी राइटरों का अनुवाद भी किए। तो आज आने के लिए यहाँ पर जो है कि लोग तमाम प्रेमचंद को जो है कि जानना चाहते हैं। अपने कहानी के माध्यम से जो है कि प्रेमचंद जी सारे जो है कि प्रेमचंद का सोच था कि हमारा साहित्य लोगों के बीच में जाएगा तो एक नए भारत का निर्माण होगा। तो वो प्रेमचंद जी तमाम जो है कि कहानियाँ जो है कि लिखे हैं और जाके आज लोग तमाम लोग आते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। तो आज जो है कि प्रेमचंद के किस कहानी की चर्चा जो है कि की जाए। प्रेमचंद तो बाल साहित्य भी लिखे हैं, किसानों की समस्या भी लिखे हैं, नारी समस्या भी जो लिखी है, तो तमाम कहानियाँ लिखी हैं। नारी आज जो है कि देखा जाए तो नारी समस्या पर अभियान चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन प्रेमचंद ने आज से 125 साल पहले उन्होंने जो है बेटी बचाओ का, पढ़ाओ का अभियान जो है कि शुरू कर दिया, जिसमें लिखा है निर्मला, जहाँ दहेज का दानव उस निर्मला के जिंदगी को निगल गई और बेचारी समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होते हैं, वहाँ का सुख क्या होता है। वो अपने जिंदगी के जंग को लड़ते लड़ते हार गई, मर गई, अब बदनसीबी ही नसीब हो गई। तब प्रेमचंद जैसे हालातों को देखा तो सोचा कि अगर इतने बड़े संसार में निर्मला पैदा होती है उसे एक चौखट से बांध दिया जाता है। तो लेकिन आज प्रेमचंद की कलम से वह निर्मला चौखट डाक चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है। अब वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, टीचर बन रही है। लेकिन फिर भी उस निर्मला के सामने तमाम समस्याएं हैं जिस लड़ाई में निर्मला खुद है। शायद प्रेमचंद के समय में वो समस्या नहीं थी जो आज है। आज अगर पता लग जाए कि प्रेमचंद की निर्मला कोख में आ गई है तो डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड का उसकी आवाज़ ही खामोश कर देते हैं। एक माँ बनना चाहती है,
और एक माँ कहना चाहती है, एक संसार बसाना चाहती है, एक संसार देखना चाहती है, लेकिन हाय रे समय की मार कि न वह माँ बन पाई और न वह माँ कह पाई, न वो संसार बसा पाई, न वो संसार देख पाई। गुनाह करता है कोई और, लेकिन गुनाहगार होता है कोई और। इसी तरह से प्रेमचंद जी नारी समस्या भी, उनका जो है सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान और सर्वश्रेष्ठ कहानी कफन। इसी तरह से उन्होंने एक समस्या लिखा था बूढ़ी काकी, जहाँ की आज उनकी कितनी उपेक्षाएं हो रही हैं, कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जहाँ की प्रेमचंद की बूढ़ी काकी न हो। जिसके दौलत पर लोग राज करते हैं, वही बुढ़िया किसी सीढ़ी के नीचे या किसी टूटी हुई झोपड़ी में एक खामोश तस्वीर की तरह बैठी रहती है। ये बच्ची हुआ तो सब पनिया दे देते लाल, चुप रहा तो हर तक कुछ कुछ लगल रहा। तो जहाँ वो एक जिंदगी चाहती थी, भगवान से मौत मांगने लगती है। जो हमारे घर की आबरू थी, आज आबरू को ही घर से जो है कि निकाल दिया गया। आज एकांत में जो आज विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम जाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। तो प्रेमचंद से हालातों को देखा, एकांत में बैठी रहती हैं, अपने को कोसती कि काश आज हमारा रमऊ रहल होतन, ताज ही में दूरदीन देखा कि न मिलत। तो वो चीज़ें जो है प्रेमचंद ने बहुत पहले जो है कि आगाह किया उस बूढ़ी काकियों के लिए। और किसान समस्या जो है आप देख ही रहे, तमाम ऐसे ऐसे कहानियाँ, जैसे प्रेमचंद जी ने बच्चों के लिए भी लिखा गुल्ली डंडा, ईदगाह, पंचपनेश्वर, दो बैलों की कथा। तो प्रेमचंद जी तो जानवरों की भी कहानी, कि जानवर के माध्यम से भी इंसान को समझाने का जो कि कोशिश किया। इस समय वो चल रहा है पूस की रात, विंटर नाइट, जहाँ की जो है कि पूस के रात का हल्कू, हल्कू के साथ जो है जबरा, जहाँ की खेती में परेशान तो बेचारा रहता है, खेती तो करता है, लेकिन उसके हक में जो है जो आना चाहिए वो नहीं आता है। तो प्रेमचंद का किसान उसी समय से वो मजदूर बनना चाहता है, किसानी नहीं करना चाहता है। तो ऐसे हालातों को प्रेमचंद जी ने जो है। धन्यवाद दुबे जी, आपने प्रेमचंद के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से बताया। वाकई वह कलम के सिपाही थे, यह बात तो हम सब जानते हैं। जैसे कि आपने कहा जब उन्होंने सोजे वतन की 5 कहानियों की रचना की थी, मैंने भी यह सुना है, पढ़ा है कि वह पहले उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन जब उनकी कहानियों को लगभग 6000 प्रतियों को जब्त कर लिया गया, उसे अंग्रेजों ने जला दिया। जैसा कि आपने कहा, किसी भी साहित्यकार की ऐसी प्रतियों को जलाया नहीं गया था। आज़ादी की कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वह मसाल लेकर वह आगे बढ़ रहे थे। तो क्या कारण रहे कि उन्होंने अपना नाम धनपत राय से बदलकर प्रेमचंद रख लिया? जी, ऐसा है कि प्रेमचंद का तो उसे 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय इनका सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम, अफसाना को इनका उर्दू का नाम, बम्बू को इनके दोस्तों द्वारा पुकारा गया। तो पहले नवाब से, नवाब कैसे नाम पड़ गया, इनके चचा जी ने इनका नवाब नाम रखा कि अपने माँ बाप को ही दुलरुआ थे। तो इनके जो है कोई चीज़ के लिए जिद कर बैठते थे, सुंदर भी थे, चंचल भी थे, तो किसी चीज़ को लेने के लिए जिद करते थे। इनके चाचा जी कहा बहुत नवाबी कराला, बहुत नवाब हो, नवाब हो, इसलिए उनका नाम नवाब था। नवाब से रचना भी जो है कि सोजे वतन का जो है कि किए। फिर इसके बाद जब उनका सोजे वतन नवाब राज से जब जला दी गई, तो इनको दया नारायण निगम, जो कि जमाना पत्रिका के संपादक थे, प्रेमचंद के साथ उनका संपर्क था, तो उन्होंने एक नया नाम दिया प्रेमचंद। तो वहीं से जो है कि प्रेमचंद के नाम से जो है रचनाएं शुरू कर दिया। जी धन्यवाद। आप एक कहानी का जिक्र कर रहे थे, पूस की रात। जब आप हल्कू की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप नारी समाज की भी बात कर रहे थे, नारी उत्थान की बात कर रहे थे, आप देखेंगे हल्कू की जो पत्नी होती है वह उससे विद्रोह करने के लिए या उस समाज के सामने खड़े होने की बात करती है कहानी में, जहाँ तक चर्चा की गई है। ऐसा है कि जो है वो हल्कू जो है कि जाता है, अपना जो है गन्ने का खेत होता है, और उसके साथ एक जबरा कुत्ता भी जाता है, उसके बातचीत भी करता है, लेकिन वो जो शरीर को, हाड़ को कपा देने वाली ठंड है, उसमें जाकर को किसानी करता है। लेकिन जो है वो थोड़ी सी राहत ने उसके पूरे सपने को जो है कि खाक कर दिया। कोई बेचारा सो गया और रात भर नीलगाय जो है कि खेत चरती रही, या कुत्ता तो जो है कि चिल्लाता रहा। तभी देखिए कि इतना समय हो गया, वो अभी आए नहीं। तो वो जो है कि आई, मुनिया की क्या नाम था उसका, जब आई तो कही कि यहाँ जो है सुतल हुआ हाथ जो है नीलगाय तो आपको खेत चर गया। तो वो जो है उसको घबराना चाहिए, इसलिए कि किसान का जीवन जो है खेती से है, गन्ने से है। बेटी का हाथ पीला करने की बात हो, अपने बैलों की जोड़ी बनाने की बात हो, खपड़ैल के फिरैटी करने की बात हो, तो वो किसानी से करता है। उसको तो रोना चाहिए, छटपटाना चाहिए, लेकिन को खेती जो है कि चौपट होगी, चलो कोई बात नहीं। तो वो जो है देखता है कि चलो अच्छा राहत हुआ कि अब खेती से हमारी जान बची, अब मैं जो है नौकरी करूंगा और जो है कि जाकर के मजदूरी करूंगा, लेकिन एक खेत जो है कि जान जो छोड़ा। तो वहीं से जो है वो जो है अपना खेत छोड़ना चाहता है और नौकरी करना चाहता है। धन्यवाद। और जब आप कफन कहानी की हम जब बात करते हैं, कफन में जब घिस्सू और माधव का जिक्र उन्होंने किया है, हम सबकी यह जानने की इच्छा है कि ये घिस्सू माधव क्या लम्ही के थे या कहीं और को पात्रों को ध्यान में रखकर प्रेमचंद जी ने बात बताई है?
कुछ कहानियाँ ऐसी हैं कि प्रेमचंद तो अपने को भी नहीं छोड़ा, कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ घर से, कुछ गांव से वो लिखते रहे। तो कुछ लोग बताते हैं कि यह हरिजन बस्ती बगल में है, तो वहीं से जो है कि वो कफन जो है कि लिखे। लेकिन प्रेमचंद जी प्लाट कहीं पा जाते थे तो कोई ज़रूरी नहीं कि वहीं पर लिखें, वो कहीं और भी जाते तो उनका ट्रांसफर, शिक्षक थे तो उनका ट्रांसफर होता रहता था, तो वहाँ भी कहानियाँ लिखते थे। तो कुछ लोग बताते हैं कि कफन जो है कि यहीं से था, जहाँ की घिस्सू, माधव और बुधिया, जहाँ की बुधिया प्रसव वेदना में मर गई दवा के अभाव में, तो वो मर गई, तो उसके मरने की कहानी नहीं है। प्रेमचंद ने एक जीवन की कहानी लिखी जहाँ कि वो सबला बन करके आई, अब बेचारी अबला हो गई। अबला होने के बाद ऐसे वो कामचोर जो कि काम नहीं करते हैं, लेकिन इसी के बल पर रहते हैं कि अपना बेचारी काम वाम करके आती है, इन लोगों को खिलाती पिलाती है, एक कामचोर हो जाते हैं। लेकिन उसका जब वक्त आया, जब बेचारी का जो है तबीयत खराब हुआ, तो ये लोग दवा के लिए भी जो इंतजाम नहीं कर पाए। और फिर वो गाँव का जो है कि वो बेचारा भरोसा जो है सोचती हो सकता है कोई गाँव का दवा दिए, लेकिन तो चिल्लाते चिल्लाते इस दुनिया से जो है कि चली गई। और जहाँ की जो है कि कफन के लिए पहले जो है कि तलाश जो है वो सब किए, यहाँ वहाँ मांगे, तो पहले तो 2 रुपया मिला, 2 रुपया से कुल टोटल उसको जो है कि 5 रुपया मिला था। तो वो जो है जब पैसा इकट्ठा आ गया, सोचा कि जो है कि कफन सफन के देखा था, और वो चले गए एक दारू खाने की दुकान पर, तो वहाँ पर अपने दारू सारू लिए पिए, और फिर वही जो है कि अपना कफन के लिए जो है कि फिर इंतजाम किया गया, और उसके लिए जो है कि समाज ने उसको जो है कि कफन दिया। और जहाँ की वही होता है ना कि जो है कि जीते जी उसको दवा के लिए जो है नहीं दिए, लेकिन मरने के बाद उसके कफन का जो है कि इंतजाम हो रहा है। देखिए, इन्होंने बहुत सही बात दुबे जी आपने बताई। जो लाइन है कि ये जब वो माधव कहता है अपने पिता घिसू से, पूछता है कि हमने तो कफन के पैसे जो थे हमने उससे शराब पी ली, अब क्या होगा, उसकी लाश वहाँ पे पड़ी हुई है। वह कहता है ये समाज के लोग हैं जिन्होंने पहले पैसे दिए हैं, वो मरने के वह फिर से पैसे वही लोग देंगे, क्योंकि बिना जलाए तो कोई लाश रह नहीं सकती। तो यह समाज की उन्होंने जिम्मेदारियों को दिखाया है। और प्रेमचंद जी तो वाकई एक महान साहित्यकार थे। मेरे मन में एक और विचार उठता है कि प्रेमचंद जी ने जब गांव का जीवन छोड़ के मुंबई की तरफ गए, ऐसा क्या रहा कि मुंबई की फिल्मी दुनिया का जीवन, लेखकी जीवन उन्हें पसंद नहीं आया, वो पुनः क्यों गांव लौट आए? ऐसा है कि प्रेमचंद जी अपने साहित्य के माध्यम से समाज को सुधारना चाह रहे थे। तो उनको लगा कि जो है कि जैसे अजंता सिनेटोन के जो है वो आए, तो अपना जो है प्रेमचंद जी को कहे कि आप कहानी लिखिए, अब मैं उस पर फिल्म बनाऊंगा। तो वहाँ पर गए, तो मिल मजदूर में जो है कि मिल अपना जो है बनाए, तो सोचे कि हमारा साहित्य जो है फिल्म के माध्यम से भी प्रचार प्रसार होगा, ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। लेकिन जब देखे कि इसमें अश्लीलता भरने लगे, अपने कमाने खाने का जुगाड़ बैठाने लगे, तो प्रेमचंद जी को रास नहीं आया। सन 34 में गए थे, साल भर के लिए गए थे, 10 महीना में छोड़ छाड़ के वहाँ से जो है चले आए। जी बिल्कुल सही आपने कहा। और अच्छा, मैंने कहीं भी पढ़ा है कि जो इनके पुत्र हैं, जो आपने दिखाया यहाँ पे, जो छोटे लड़के हैं अमृत राय जी, जिन्होंने मंगलसूत्र को पूरा किया था, ऐसा कहते हैं लोग। हाँ, उन्होंने कहीं लिखा हुआ था कि पिता की मृत्यु का कारण था अभाव, पैसे की कमी, इलाज ठीक से न हो पाना। क्या यह बात सत्य है, बता सकते हैं? ऐसा है कि प्रेमचंद के पास ये जो कहते बड़ा गरीब थे, बड़ा गरीब थे, लेकिन ऐसी बात थी नहीं। प्रेमचंद के पास खेती बाड़ी भी थी, इनका प्रेस प्रकाशन भी था। और प्रेमचंद के पिताजी डाक मुंशी, चचा डाक मुंशी, बड़े पिता डाक मुंशी शायद था। और प्रेमचंद बॉम्बे तक फिल्म बनाने के लिए जो है कि गए, और किताबें जो लिखते तो लिखते रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि कहते हैं कि जो है कि गरीबी से बदतर मजबूरी होती है। तब प्रेमचंद गरीब तो नहीं थे, लेकिन मजबूरियाँ जो है कि आई, जबकि 6 साल तक 7 साल तक पहुँचते पहुँचते माता ने साथ छोड़ दिया, 15 साल तक पहुँचते पहुँचते पिता ने साथ छोड़ दिया। तो ऐसे बालक को तो बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए। तमाम जो है कि तबाहियाँ आई, लेकिन उसको प्रेमचंद जी जो है कि झेला और निभाया। आज जो है कि तमाम चीज़ें जो छोड़ करके वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जी धन्यवाद। दुबे जी, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। कहीं पे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि जब प्रेमचंद जी की अंतिम यात्रा थी, और अंतिम यात्रा में सिर्फ उनके मृतक शरीर के साथ कुछ 14 या 15 लोग ही थे, उनमें से मैं भी एक था, ऐसा प्रसाद जी ने लिखा है। और उसी समय जब उनकी अंतिम यात्रा हो रही थी और पान की दुकान पे किसी व्यक्ति ने पूछा कि कौन मरा है, तो किसी ने कहा अरे कोई साहित्यकार था, मर गया है। उसने ऐसे हल्के में जवाब दिया। क्या बात सच है कि उस समय लोग इतनी अहमियत नहीं दे रहे थे ऐसे महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी को? ऐसा है कि पहले जो है इतना व्यवस्थाएं नहीं थी, साधन नहीं था, इतना पॉपुलैरिटी जो है कि नहीं थी। तो प्रेमचंद जी यहाँ से जो है कि पैदल हमारे बेनिया तक, बांस फाटक तक पढ़ाने के लिए जाते थे। इनका प्रेस प्रकाशन भी शहर में था। लेकिन लास्ट में, अंत में जो है कि जब इनकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ होने लगी, तब ये असमर्थता हो गई बेचारे के आने जाने के लिए। तो राम कटोरा पर ही, हमारे बनारस के लहुरा बीर के पास पड़ता है राम कटोरा, तो वहीं पर बेचारे जो है कि 8 अक्टूबर 1936 को इनका सूर्य हमेशा हमसे के लिए अस्त हो गया। फिर जहाँ से वहाँ से खबर आई कि अब का देखत हुआ, ये तो जो की गई ना। फिर वहाँ से गाँव के लोग जो है कुछ गए वहाँ पर। जब उठा करके लेके चलने लगे तो जयशंकर प्रसाद उनको कंधा भी उस समय दिए थे। तो जो लेकर के चलने, थोड़ा बहुत
स्वाभाविक है कि वहाँ पर रोहा राइट जो है कि होता है। तो लोग पूछे कहो के रहो वो बगलिया में के मास्टर रहना, तो वो लोगों को क्या पता कि यह कोई आम नहीं है, कोई खास जा रहा है। लेकिन आज पता चल रहा है कि वह कोई जो है कि आम नहीं, कोई जो है खास था, वह थे जो है प्रेमचंद। बिल्कुल सही, जैसा इन्होंने कहा कि वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे, खास व्यक्ति थे, जिस व्यक्ति को आज पूरा विश्व जानता है। आज हम देखते हैं तो गूगल भी जो है वह हर साल प्रेमचंद जयंती को मनाता है, और गूगल एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे विश्व के कोने कोने में बैठा हुआ व्यक्ति प्रेमचंद को जान सकता है, समझ सकता है। तो धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद दुबे जी।